सर्दियों की शांत सुबह, हल्की ठंडी हवा और प्रकृति की गहरी शांति, ये सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन को पोषण देने का एक सुनहरा अवसर है। हेमंत ऋतु वो समय है जब प्रकृति हमारे शरीर को शक्ति देने के लिए सबसे अधिक अनुकूल समय बना देती है। इस समय में पाचन शक्ति बेहतर होती है, शरीर एनर्जेटिक होता है, मन शांत और स्थिर होता है और पूरा दिन प्रफुल्लित तरीके से निकल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये ऋतु एक स्वास्थ्य निर्माण की ऋतु है। इस ऋतु में की गई छोटी छोटी अच्छी आदतें, जैसे सूरज की धूप का स्वागत करना, स्वादिष्ट और गर्म भोजन लेना, शरीर को गर्माहट देने वाले तेलों से मालिश करना, दिनचर्या के अनुकूल रहना, ये सिर्फ इस मौसम में हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करती, बल्कि पूरे साल के लिए हमारे स्वास्थ्य की नींव डाल देती है। इस समय में अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमारी पाचन शक्ति, हमारे स्किन का ग्लो, हमारे शरीर की एनर्जी और मन की प्रसन्नता, इस सभी में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेमंत ऋतु का सबसे अच्छा लाभ कैसे लिया जाए और कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। सुबह से रात तक की रोज की दिनचर्या जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में असरकारक होती है, कौन सा आहार शरीर को गर्माहट और ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है, कौन से प्राणायाम, योगासन और एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि शरीर ज़्यादा स्थिर और मजबूत बन सके। और जब हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है तो वसंत में कफ जनित बीमारियां आने लगती है, तो उससे हम कैसे बच सके और इस ऋतु में अच्छी ऋतुचर्या अपनाकर हम पूरे साल के लिए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेमंत ऋतु की आयुर्वेद यात्रा की, जो हमें ज़्यादा बेहतर जीवन, बेहतर शक्ति और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। हेमंत ऋतु का समय और भारतीय ऋतु चक्र में उसका महत्व। भारतीय ऋतु चक्र प्रकृति का एक अद्भुत वैज्ञानिक क्रम है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए पूरी साल को 3 ऋतुओं में बांटा गया है: सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम। लेकिन आयुर्वेद में रोगोत्पत्ति और रोगों की चिकित्सा और स्वस्थ रहने के नियमों के आधार पर पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। अगर हम मार्गशीर्ष महीने से शुरुआत करें तो मार्गशीर्ष और पौष महीना हेमंत ऋतु का समय माना जाता है। उसके बाद 2-2 महीनों के हिसाब से गिनती करें तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतुएं क्रमशः आती है। अगर समय से हिसाब से गिनती करें तो मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक का समय हेमंत ऋतु का समय होता है। इस समय में सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाती है और ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमारा शरीर भी कुदरत की ठंडी लहर के अनुरूप बदलने लगता है। इस समय में पाचन शक्ति बेहतर होने लगती है, मन शांत और प्रफुल्लित होने लगता है और बाहर ठंडी होने के कारण शरीर के अंदर ज़्यादा गर्माहट पैदा होने लगती है और शरीर ज़्यादा स्वस्थ महसूस होने लगता है। इस मौसम को हम बढ़ी हुई शक्तियों का ऋतु भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति बेहतर होने के कारण सभी रसों का अच्छे से पाचन होता है और शरीर मजबूत होने लगता है। हम कभी देखते भी है कि किसानों की हेल्थ भी इस ऋतु में अच्छी रहती है, पशु पक्षी भी खाना को अच्छे से पचा लेते हैं और पेड़ पौधे भी ठंडी में से ऊर्जा संरक्षण करके वसंत ऋतु के लिए तैयार हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में प्रकृति हमें संकेत देती है कि ठंड का ये शांत स्थिर समय शरीर को पोषण देने का बेहतर अवसर है और शरीर को स्वस्थ बनाने का भी एक अच्छा अवसर है। हेमंत ऋतु में हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन। इस ऋतु में स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हेमंत ऋतु में जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा शरीर उसके लय के अनुरूप भी अनुकूल हो जाता है और शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। चलिए एक एक करते समझते हैं। सबसे पहले भूख का ज़्यादा लगना। इस मौसम में ठंड ज़्यादा होने के कारण हमारा शरीर को संरक्षित करने के लिए गर्मी को अंदर खींच लेता है। इससे भूख भी ज़्यादा लगती है, खाना जल्दी पचन होता है और शरीर को अच्छे से पोषित किया जा सकता है। दूसरा परिवर्तन आता है पाचन अग्नि का तेज होना। ठंडी की वजह से पाचन अग्नि भी तेज होती है, खाना भी जल्दी पचन होता है और खाने से मिलने वाले एक एक रस से शरीर को अच्छा पोषण मिलता है और शरीर तंदुरुस्त बन जाता है। तीसरा परिवर्तन है स्किन का रूखापन। इस ऋतु में हवा ठंडी और शुष्क होती है। जब वो हमारी त्वचा को स्पर्श करती है तो त्वचा में भी रूखापन आने लगता है।
इस तरह गाल और होंठ फटने लगते हैं और स्किन में रूखापन आने लगता है। अगर इस ऋतु में हम घी और तेल युक्त आहार ले और गर्म खुराक ले तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। चौथा परिवर्तन है जोड़ों में दर्द और जकड़न। जो लोग बुजुर्ग है या फिर किसी के शरीर में कोई भी बीमारी है तो उन लोगों को कम शक्ति की वजह से जोड़ों में दर्द भी होता है और जकड़न भी होने लगती है। पर गुनगुने तिल के तेल या कोई भी तेल से मालिश करना और सूर्य प्रकाश के लाभ लेने से अधिक लाभ हो सकता है। पांचवा परिवर्तन है नींद का गहरा और लंबे समय तक रहना। इस दिनों में दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है और स्वभावतः हमारा शरीर इस समय में जल्दी से आराम ग्रहण करने की अपेक्षा रखता है। इसलिए शाम को नींद जल्दी आने लगती है और गहरी नींद भी होती है और उससे शरीर भी ज़्यादा स्वस्थ होने लगता है। इस ऋतु में जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं वो कुदरत का ही एक संकेत है कि प्रकृति स्वतः हमारे शरीर को स्वस्थ, पोषण युक्त और मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रही है। अगर हम प्रकृति के इस लय के साथ चले तो हम पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं। हेमंत ऋतु का अयोग, अति योग और मिथ्या योग। अब बात करते हैं हेमंत ऋतु के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। अयोग, अति योग और मिथ्या योग ये कोई व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है बल्कि मौसम के संदर्भ में है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हेमंत ऋतु का अयोग। हेमंत ऋतु में सामान्य रूप से प्राकृतिक जो ठंड होनी चाहिए और धीरे धीरे ठंड बढ़नी चाहिए, उसके बदले बिल्कुल ठंड ही न हो या थोड़ी सी गर्मी ठंडी का अनुभव हो तो उसे हेमंत ऋतु का हीन योग कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक ठंड होनी चाहिए उससे बिल्कुल कम या न के बराबर ठंड, वो अयोग होता है। तो इस ऋतु में हमें ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए बल्कि संतुलित आहार विहार रखना चाहिए। जैसे कि सुबह में गुनगुना गर्म पानी पीना है, दिन भर जो नॉर्मली खाना लेते हैं रोटी सब्जी दाल चावल वही लेना है। शाम के समय हम गर्म दूध ले सकते हैं और दिनचर्या में थोड़ी हल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा वगैरह कर सकते हैं। इससे हमारा शरीर संतुलित रहता है। हेमंत ऋतु का मिथ्या योग। हेमंत ऋतु में प्राकृतिक रूप से जो ठंड होनी चाहिए वो ठंड तो नहीं होती है बल्कि उसके बदले में गर्मी का अनुभव होता है। तो इसे बोलते हैं हेमंत ऋतु का मिथ्या योग। मतलब ठंड की जगह गर्मी का होना ये मिथ्या योग कहलाता है। इस समय में हमें हेमंत ऋतु की जो दिनचर्या है उसके पालन से फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसलिए उस समय में जो वातावरण गर्म होता है उसके अनुसार ही हमारा आहार विहार रखना चाहिए। जैसे कि सुबह की हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करना, दिन भर अच्छी मात्रा में पानी पीते रहना और जो गर्मी के समय में हम दिनचर्या अपनाते हैं वैसे ही नियमों का पालन करना। तो इससे शरीर अच्छी तरह से संतुलित रहता है। अब बात करते हैं हेमंत ऋतु के अति योग की। तो हेमंत ऋतु में जो प्राकृतिक रूप से ठंड होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा और लंबे समय तक जो ठंड होती है उसे कहते हैं हेमंत ऋतु का अति योग। इस समय में शरीर को अधिक गर्माहट और ऊर्जा देने वाले आहार विहार की ज़रूरत होती है। सुबह में गर्म पानी पीना, अगर आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं। सुबह के समय में फ्रेश होने के बाद गरम नाश्ता वगैरह करना, इसमें आप गरम दूध भी ले सकते हैं। दिन के समय में गरम भोजन लेना, उसमें बाजरा, ज्वार, गेहूं की रोटी, मौसमी सब्जियां, गुड़, घी और तेल युक्त आहार ये सभी शामिल करना उस समय के लिए बेहतर फायदेमंद होता है। और शरीर को भी सुरक्षित करना है, इसलिए कान, सिर और पैरों को अच्छी तरह ढक के ही बाहर निकलना है। इस अयोग, अतियोग और मिथ्या योग को समझने का प्रयोजन यही है कि हेमंत ऋतु हर जगह पर और हर साल एक जैसी ठंड नहीं लाती। इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो उस बदलाव के अनुसार हमें भी अपने शरीर को ढालना है और स्वस्थ रहना है। हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय और वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप। हेमंत ऋतु में वातावरण स्वाभाविक रूप से ठंडा, शांत और स्थिर होता है। शरीर को भी इस समय में ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। इस समय में हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कफ दोष का संचय होता है और ये कफ दोष जब बसंत ऋतु आती है और बसंत में जब सूरज की किरणों से वातावरण की गर्मी बढ़ने लगती है तो ये कफ दोष प्रकोपित होता है और कफ दोष जनित बीमारियां होने लगती है। इसलिए अगर हेमंत ऋतु में हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और उसके अनुसार ही आहार विहार ले
तो वसंत ऋतु में होने वाली कफ जनित बीमारियों से हम बच सकते हैं। हेमंत ऋतु की सुबह की दिनचर्या। स्वाभाविक रूप से हेमंत ऋतु में दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है, इसलिए सुबह भी थोड़ी देर से होती है। पर सुबह का समय प्रकृति का सबसे पवित्र समय होता है, इसलिए हेमंत ऋतु में भी हमें सुबह में हो सके उतना जल्दी उठ जाना चाहिए। कम से कम 6 बजे से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। उठ के फिर दांतों मुंह की सफाई करके हो सके उतना गुनगुना गर्म पानी पीना है। गर्म पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और पूरी रात के डिहाइड्रेशन को समाप्त करता है। उसके बाद तिल के तेल, सरसों के तेल या फिर महानारायण तेल से शरीर की मालिश करना है। इससे त्वचा में चमक बढ़ती है, हड्डियों का लचीलापन आता है और शरीर मजबूत होता है। उसके बाद गर्म पानी से स्नान करना है। सिर पर ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, बल्कि अच्छे से सुखरूप गर्म पानी से स्नान करना है। उससे शरीर में एनर्जी भी बढ़ती है और मन की प्रसन्नता होती है। नहाने के बाद अगर आप चाहे तो 5-10 मिनट सूरज की धूप का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी हेल्थ के लिए बेहतर फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद अपनी रूटीन जो दिन की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हो जाना है। ऐसा करने से हमारा पूरा दिन एकदम प्रसन्न, प्रफुल्लित और एनर्जेटिक हो जाता है। हेमंत ऋतु का आहार। अब बात करते हैं हेमंत ऋतु के आहार की। मतलब इस ऋतु में क्या खाना चाहिए जो शरीर को सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और शरीर को पोषण देता है। इस ऋतु में पाचन शक्ति तेज होती है, भूख ज़्यादा लगती है और शरीर में पोषण गहराई तक पहुंचता है। इसलिए ज़्यादा गर्माहट देने वाला, शरीर को पोषण देने वाला और स्निग्धता युक्त आहार हो उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा है। सुबह का नाश्ता अगर आप चाहे तो गर्म पोहा, खाखरा, दलिया, उपमा, साथ में आप गर्म दूध ले सकते हैं। कोई हर्बल टी पीते हैं तो वो हर्बल टी भी ले सकते हैं। किसी को चाय की आदत है तो इस मौसम में आप एक आध बार ले सकते हैं। दोपहर के खाने में बाजरा, ज्वार, गेहूं की रोटी, साथ में घी, मौसमी सब्जियां। अगर आप छाछ लेना चाहते हैं तो दोपहर में और थोड़ी मात्रा में ही ले। दिन भर के खाने में आप तिल, गुड़ और घी से बनी चीज़ें भी ले सकते हैं, जिससे शरीर को पोषण मिलता है और ज़्यादा गर्माहट पैदा होती है और मौसम से भी रक्षण मिलता है। रात का खाना भी हो सके उतना जल्दी और हल्का होना चाहिए। हो सके तो रात का खाना 7 से 8 बजे तक ले लेना बेहतर अच्छा रहता है। इस समय में नींद भी जल्दी आती है, इसलिए रात का खाना अगर जल्दी से ले लिया जाए तो हम सही समय पर नींद ले सकते हैं। रात के खाने में आप अगर चाहे तो खिचड़ी, मूंग, दलिया ऐसी गर्म चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इस समय में लिया गया ये भोजन प्रकृति की ठंडक से हमारा रक्षण भी करता है और मौसम के हिसाब से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उससे भी हमारा रक्षण होता है और शरीर को स्थिरता और मन को प्रसन्नता मिलती है। हेमंत ऋतु में किन चीज़ों से बचना चाहिए? हेमंत ऋतु में जितना आहार विहार का महत्व है उतना ही कुछ चीज़ों से दूर रहने का भी महत्व है। हेमंत ऋतु में हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्माहट और एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को खाने से और कुछ आहार विहार करने से वो विपरीत असर डालते हैं। उसमें पहला है ठंडी चीज़ें खाना, जैसे कि फ्रीज से निकली चीज़ें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडे फल। ये हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकते हैं। इससे बीमारियां भी पैदा हो सकती है। दूसरी चीज़ है बासी, ज़्यादा तला भुना और भारी खुराक लेना। हेमंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, पर ज़्यादा भारी और बासी खुराक खाने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है, इसलिए उसको भी टालना चाहिए। तीसरा है देर रात का भोजन। जब हम रात को देर से खाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे नींद पर और पाचन शक्ति दोनों पर पड़ता है और दूसरा दिन जैसे प्रफुल्लित होना चाहिए वो नहीं रहता है, इसलिए देर रात का भोजन भी टालना चाहिए। चौथा है ज़्यादा मीठा भोजन। अगर आप चाहें तो इस ऋतु में थोड़ा सा हल्का मीठा ले सकते हैं, जैसे गुड़ और गुड़ से बनी आइटम। पर ज़्यादा मीठा खाने से हमारे शरीर में सुस्ती आने लगती है और शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। पांचवा है उपवास करना या भूखे रहना। इस ऋतु में स्वाभाविक रूप से पाचन शक्ति तेज होती है और शरीर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस ऋतु में अगर भूखा रहा जाए या समय पर खाना न लिया जाए तो शरीर में कमजोरी आने की पूरी शक्यता रहती है, इसलिए इस ऋतु में समयसर खाना खा लेना चाहिए। छठी बात है बिना सुरक्षा के भी
ठंड में ज़्यादा समय तक रहना। इस ऋतु में कान, पैर और सिर को ढककर रखना चाहिए ताकि शरीर को पूरी तरह से संरक्षण मिल सके। और अगर हम ठंड में ज़्यादा समय तक बिना कुछ पहने ही ऐसे घूमते रहते हैं तो हमें सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी हेमंत ऋतु की जो बीमारियां है वो होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए हेमंत ऋतु में इस सभी चीज़ों से दूर रहकर जो हमें दिनचर्या का पालन करना है उससे ही हमें ज़्यादा फायदा होता है। पानी पीने का सही तरीका। हेमंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को तो पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी गर्मियों के दिनों में होती है। इसलिए इस ऋतु में भी बार बार पानी पीते रहना चाहिए। सुबह की शुरुआत हल्के से गुनगुने गर्म पानी पीने से करना चाहिए, जिससे शरीर में से अपशिष्ट भी बाहर निकल जाते हैं, शरीर भी हल्का महसूस होता है और रात भर की जो प्यास होती है वो भी बुझ जाती है। दिन भर में भी जब भी प्यास लगे तब पानी पीते रहना चाहिए। इस ऋतु में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हल्का गर्म या रूम के टेम्परेचर का पानी सबसे बेहतर होता है। हो सके तो पूरे दिन में 6 से 8 गिलास तक पानी इस ऋतु में भी पीना चाहिए ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से संतुलित रह सके। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं या थोड़ा सा जीरा डालकर उबाला हुआ पानी भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। सही मात्रा में और सही समय पर पिया गया पानी शरीर की तापमान, शरीर की एनर्जी, पाचन शक्ति और स्किन का ग्लो सबको बेहतर बनाता है। हेमंत ऋतु की रात्रिचर्या। अब बात करते हैं हेमंत ऋतु की रात्रिचर्या की, जो हमारे शरीर को पूरे दिन के थकान से मुक्त करती है और एक गहरी शांत नींद के लिए तैयार करती है। हेमंत ऋतु में रात का समय जल्दी हो जाता है, इसलिए शाम का खाना हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए। हो सके तो 7 से 8 बजे तक शाम का खाना ले लेना चाहिए। शाम के खाने में हल्की चीज़ें शामिल करना है, जैसे कि गरम खिचड़ी, उपमा, दलिया, गरम दूध, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। खाने के बाद 10-15 मिनट टहलना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे पाचन बेहतर होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो तिल का तेल या सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करें, जिससे नींद भी अच्छी आती है और मन प्रसन्न रहता है। सोते वक्त अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर भी पी सकते हैं। इससे शरीर और मन की गहरी शांति होती है। रात को सोते वक्त मोबाइल की रोशनी और दूसरी कोई भी स्क्रीन की रोशनी से दूर रहना हमारी नींद के लिए बेहतर होता है। सोते वक्त पूरे शरीर को ढककर सोना है, इसलिए शरीर में गर्माहट रहती है और शरीर और मन अगले दिन भी प्रफुल्लित रहते हैं। हेमंत ऋतु के घरेलू उपाय। हेमंत ऋतु के कुछ घरेलू उपाय दिनचर्या को और भी सुखद बनाते हैं। ये सिर्फ शरीर को गर्माहट नहीं देते हैं, बल्कि शरीर को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा और पोषण भी देते हैं। इसमें पहला है गले की देखभाल करना। सुबह और शाम दोनों समय गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, इससे गला भी ठीक रहता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा गुड़ या शहद का सेवन भी कर सकते हैं। दूसरा है मसालेदार हर्बल पेय। अदरक, काली मिर्च, तुलसी और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप हल्का सा काढ़ा बना सकते हैं। उसको लेना भी बेहद फ़ायदेमंद होता है और शरीर में भी गर्माहट मिलती है। तीसरा है गर्म पानी से स्नान करना। इस समय गर्म पानी से ही स्नान करना चाहिए और वो भी हो सके उतना सुखद होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और हो सके तो सिर पर ज़्यादा गर्म पानी डालना टालना चाहिए, क्योंकि इससे आंखें भी प्रभावित हो सकती है। नहाने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा समय सूरज की धूप में भी बैठ सकते हैं, ये भी एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करता है। चौथा है त्वचा की देखभाल। इस ऋतु में त्वचा रूखी और शुष्क हो जाती है, इसलिए तिल का तेल या नारियल के तेल से मालिश करना बेहतर फायदेमंद होता है। पांचवा उपाय है हल्की भाप। अगर आपके सिर या चेहरे पर भारीपन लगे तो दिन में 1 या 2 बार भाप लेने से सिर और चेहरा एकदम हल्का फुल्का महसूस होने लगता है। योगासन और व्यायाम। हेमंत ऋतु का समय योगासन और व्यायाम के लिए एक आदर्श समय होता है। इस समय में वातावरण शांत होता है, हवा ताज़ा होती है और शरीर भी एनर्जी से भरा हुआ होता है। इसलिए योगासन और प्राणायाम का अनेक गुना लाभ मिलता है। सुबह में उठने के बाद हल्के स्ट्रेचिंग से एक्सरसाइज की शुरुआत करें, जैसे गर्दन घुमाना, कंधे झटकाना, पैरों को फैलाना, हाथों को ऊपर नीचे करना, थोड़ा सा जंपिंग करना। ये सब एक्सरसाइज करने से शरीर हल्का फुल्का
होता है और रक्त संचार भी बढ़ता है और बॉडी वार्म अप हो जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी बहुत फायदेमंद होता है। उससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, भूख अच्छी लगती है और बॉडी में एनर्जी का संचार होने लगता है। अगर आप चाहे तो सुबह में थोड़ा सा वॉकिंग भी कर सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। और आपकी प्रकृति और शरीर के हिसाब से अन्य कोई योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम करने से फेफड़ों की सफाई होती है और फेफड़े अच्छी तरह फूलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इससे मन प्रफुल्लित होता है, आंखों का तेज भी बढ़ता है और शरीर में नई एनर्जी, सहनशीलता और स्वास्थ्य का संचार होने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य और एनर्जी हीलिंग। हेमंत ऋतु सिर्फ शरीर को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि मन ऊपर भी उसका गहरा प्रभाव होता है। जब वातावरण शांत और स्थिर होता है, तब मन भी स्थिर, शांत और प्रफुल्लित रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी हीलिंग की। सुबह में शांत जगह में बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है, मन संतुलित होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गहरी सांस लेने के बाद अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों के पास रखें और पूरे चेहरे पर थोड़ा सा रगड़े। इससे चेहरे पे गर्माहट बढ़ती है, आंखों का तेज भी बढ़ता है। हेमंत ऋतु में माइंडफुलनेस मतलब क्षण में उपस्थित रहना, उसका बेहद फायदा होता है। आप चाहे तो दिन में कभी भी 1 या 2 मिनट के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शांत और स्थिर जगह पर बैठ जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जी को महसूस कीजिए। इससे मन शांत होता है और शरीर में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हेमंत ऋतु में आप चाहे तो सूरज की धूप का भी अच्छा सा लाभ ले सकते हैं। ये भी मानसिक ऊर्जा बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। जब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है तो शरीर की चमक भी अच्छे से बढ़ जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की विशेष देखभाल। हेमंत ऋतु में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं उम्र और शरीर के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को इस ऋतु में भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए उनको गर्म और पौष्टिक आहार देना चाहिए। जैसे रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर, मौसमी सब्जियां, गरम सूप, तिल के बने लड्डू और ऐसी अन्य स्वादिष्ट वानगी भी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे उनके शरीर का बल भी बढ़ता है और दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इस ऋतु में जब भी बच्चे बाहर निकले तो उनके सिर, कान और पैरों को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। बच्चों को थोड़ी देर सूरज की धूप में भी बैठाना चाहिए, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी का पोषण अच्छी तरह से होता है और हड्डियां भी मजबूत बनती है। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्गों का शरीर वैसे ही थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए हेमंत ऋतु में ज़्यादा ठंडी की वजह से जोड़ों में दर्द होना और अकड़न होना एक सामान्य बात होती है। इससे बचने के लिए शरीर पर तिल के तेल या नारियल तेल या फिर कोई भी वातनाशक तेल से जोड़ों और शरीर की मालिश करने से बेहद फ़ायदा होता है। साथ में सूरज की धूप में बैठने से भी ज़्यादा फायदा मिलता है। खाने में गर्म चीज़ों के लेने से भी शरीर में एनर्जी बढ़ती है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। हल्का और गर्म खाना, सूरज की धूप, गर्म पानी से स्नान और शरीर पर तेल की मालिश, इससे बुजुर्गों के शरीर को आराम मिलता है और एक नया सुकून मिलता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। हेमंत ऋतु में महिलाओं का शरीर भी ठंडी से प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए शरीर पर तिल के तेल या नारियल तेल से मालिश करना, खाने में गर्म चीज़ों का लेना जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं की रोटी, घी वाली चीज़ें शामिल करना, तिल के लड्डू, ये सब चीज़ें खाने से उनके शरीर में भी एनर्जी बढ़ती है और वो पूरे दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर घर के तीनों वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, ये स्वस्थ रहते हैं तो पूरा घर शांत, स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। वसंत ऋतु की बीमारियों से बचने के लिए हेमंत ऋतु में क्या करना है? हेमंत ऋतु का सबसे अच्छा लाभ ये है कि यदि हम इस ऋतु की दिनचर्या को अच्छे से अपनाएं तो आने वाली वसंत ऋतु में होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं और हमारे शरीर को संतुलित और स्वस्थ रख सकते हैं।
स्वाभाविक रूप से हेमंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ दोष का संचय होता है, क्योंकि इस ऋतु में ठंड ज़्यादा होती है। उसके हिसाब से खाना भी चिकनाहट वाला और घी तेल युक्त होता है, इसलिए थोड़ा सा कफ दोष का तो संचय होता ही है। और वो संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में जब गर्मी आती है, सूरज की तेज किरणें बढ़ने लगती है, तो पिघलने के कारण कफ दोष का प्रकोप होता है। और कफ दोष जनित बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट में भारीपन, सिर में भारीपन, आलस, ऐसी सब कफ जनित बीमारियां होने लगती है। अगर हम हेमंत ऋतु की ऋतुचर्या को सही तरीके से अपनाएं, हमारा आहार विहार संतुलित रखें, दिनचर्या, रात्रिचर्या और खाने पीने की चीज़ों को संभाल के खाएं, तो कफ दोष इतना संचित नहीं होता है कि वो प्रकोप होकर वसंत ऋतु में बीमारियां उत्पन्न कर सके। इसलिए अगर हम अच्छी दिनचर्या अपनाएं तो आने वाली वसंत ऋतु की सभी बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। जहाँ पर ऋतु विभाजन स्पष्ट नहीं होता है, वहाँ क्या करना है। अब बात करते हैं ऐसे स्थानों की जहाँ पर हमारे भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार ऋतु विभाजन स्पष्ट नहीं होता है। हमारे देश में जैसे आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत का विभाजन किया गया है। ऐसा हर देश में और हर जगह में संभव नहीं है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ का उदाहरण ले लें तो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और यूरोपियन कंट्री के कई देश है, वहाँ पर साल भर में से 6 से 8 महीने तक ठंडी का समय होता है, तो वहाँ पर ऐसा ऋतु विभाजन स्पष्ट है ही नहीं। तो ऐसे में हमें कैलेंडर या महीने के अनुसार ऋतु विभाजन नहीं करना है, बल्कि मौसम के गुणों के अनुसार ऋतु विभाजन करना है। वहाँ पर 6 से 8 महीने तक ठंड का समय होता है, तो हमें हेमंत ऋतुचर्या का ही पालन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जब मौसम ठंडा, स्थिर और शुष्क हो, तो वो समय हेमंत ऋतु का ही माना जाता है और उस समय में हेमंत ऋतुचर्या का ही पालन करना चाहिए, ताकि शरीर को असली लाभ मिले और शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके। यदि ऐसे स्थानों में ठंड ज़्यादा अधिक हो तो उसे हम हेमंत ऋतु का अतियोग मान सकते हैं। ऐसे में शरीर को ज़्यादा गर्माहट देने वाले आहार लेना, सुबह से शाम तक गर्म पानी पीते रहना, अगर सूरज की धूप का लाभ मिले तो वो भी लेना बहुत अच्छा होता है। इस तरह आयुर्वेद के अनुसार ऋतुओं की पहचान सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि गुण और ऋतुओं के स्वभाव से ही होती है और दुनिया के किसी भी देश में ऋतुचर्या को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने हेमंत ऋतुचर्या की सुंदर यात्रा में प्रकृति के उन नियमों को समझा जो हमारे शरीर, मन और शरीर की एनर्जी तीनों को संतुलित बनाए रखते हैं। और हमने जाना कि हमारे देश में ये ऋतु कब आती है, कौन से दोष का प्रकोप होता है, इस ऋतु में कैसे आहार विहार रखना चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और आने वाली ऋतु में हम बीमार न हो जाए इसलिए क्या देखभाल करनी है, और स्वस्थ रहने के नियम भी देख लिए हैं। अगर हम इस ऋतु के नियमों को अच्छे से अपनाएं तो सिर्फ हेमंत ऋतु में ही नहीं, बल्कि पूरे साल के स्वास्थ्य की अच्छी नींव हम डाल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा हो और हेमंत ऋतु की चर्या के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रकृति की दिव्य लय के साथ अपने जीवन के हर एक दिन को सुंदर और स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।